जो नई प्लानिंग वगैरह की जा रही है उससे उम्मीद तो है कि ये लोग जो है ये काबू आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान कहीं अमन की बात करे तो भारत जो है वो बैक डोर बात करने की बजाय बैकडोर हमले करने की यानी कि पीठ के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा होता है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की की बात कर रहा होता है तो भारत खित्ते का तबाह करने पर लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज कहीं छुपी हुई नहीं, ये तो पिछले साल भी हमने एक डोजियर दिया था जिसमें बड़े जबरदस्त शवाहिद थे भारत की दहशतगर्दी के। और उसमें आप देखिए कि यहां तक कि मनी ट्रांसफर जो होती रही वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बैंकों में होती हैं वो तक हमने प्रोड्यूस करके दी। इसी तरह आप उससे पहले आप देखिए कि कलभूषण हमारे पास है, उसने सारे इतराफ किए हुए हैं दहशतगर्दी के फंडिंग के। अब ये रिसेंटली जो वाकयात हो रहे हैं, अब ये इसमें भी आपने देखा कि कॉल्स वगैरह इनकी जो है वो इंटरसेप्ट की गई हैं। तो भारत तो मुलव्वस है और इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो चाइना गए, ये एक खास मौका था जिस पे भारत चाहता था कि सीपैक के मामले में वो ऐसी थ्रेट, इस तरह की हरकतें करके दे, टेररिज्म का ऐसे वाकयात हों टेररिज्म के, जिनसे ये मैसेज जाए कि ये सीपैक किसी भी सूरत में फीजेबल नहीं है या ये सिक्योर नहीं है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो एक मशकूक है, लिहाजा चाइनीज यहाँ से चले जाएं, इन्वेस्टमेंट न करें। और जिसके साथ साथ आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान को दबाव में लाना, आगे आपका इवेंट आ रहे हैं 23 मार्च के, अगर फौज की कहीं उनकी सोच कहीं और चले जाती है या उनको ट्रुप्स वगैरह कहीं और रिइंफोर्स करने पड़ जाते हैं तो फिर आपका एक मेगा इवेंट जो है वो नहीं होगा। तो उसका भी एक बड़ा इमेज आपका खराब होता है कि अगर आपके 23 मार्च की परेड वगैरह नहीं होती। तो आर्मी को इधर उधर उलझाने के चक्कर में ये एकदम से ये काम किया गया है। और इसमें सिर्फ भारत नहीं, हमारे 2-3 लोग जो कि बाहर बैठे हैं, हरप्यार मरी है, रामता मुफ्ती है, जावेद मैंगल है, ये लोग हैं जो जिनके अपने कबीले हैं और उनके लोगों के जरिए ये काम करते हैं, बाहर से पैसा खाते हैं, वहां अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ ये इनको मरवाने का काम करते हैं। बासूरत ये ड्रामा तो कल खत्म हुआ, लेकिन अब इसका आगे रास्ता हमें तयन करना होगा कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता देना ही काफी है। वो बताना जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, इस वजह से कि उसका कोई दबाव आया नहीं। पहले डोजियर का कोई हमने रिएक्शन नहीं देखा, आगे भी लगता है कि शायद कोई इस तरह का भारत के ऊपर दबाव ना आए। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें सोचना चाहिए कि क्या भारत को वाकई इसी जबान में जवाब देना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मौजूद हैं और वहां पे अभी मुसलमानों के कत्लेआम की भी वो तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है। तो वो भी जिहादी बन सकते हैं, जिनकी जिंदगियां खतरे में होगी वो भी सोच सकते हैं कि उनको भी भारत के खिलाफ जिहाद करना होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस जो है वो नई ऑप्शंस सोचनी चाहिए और अगर उन पे अमल हो सके या करने का इरादा हो तो फिर उसके लिए आज से काम शुरू हो जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि भारत और जो को आने वाला यहाँ भी जो एलिमेंट्स मौजूद हैं अजल साहब, उनको भी बड़ा जिस तरह से ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन और बड़ी ताकतवर वो एक फोर्स बन चुकी थी उस वक्त, वो पूरा गिरोह जो टीटीपी का, उसको जिस तरह से उसकी कमर तोड़ी, उसको कमज़ोर किया, उसको फिर यहाँ से भगाया और वहाँ सूरत हाल बेहतर की। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में भी चीज़ों को कुछ उस तरह से जो पॉलिसी बनाने वाले और फैसला करने वाले लोग हैं उनको सोचना होगा इस हवाले से। ये तो भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह अफवाज जो है वहां मुलव्वस हों, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाए। और उसके साथ साथ तभी मैंने कहा कि आपके ये आगे आ रहे हैं इवेंट्स 23 मार्च वगैरह, अगर ट्रुप्स उधर लग जाते हैं तो फिर लाजमन ये चीजें खत्म होगी। बिल्कुल। तो इस वजह से ये भी सोच विचार करके करना चाहिए। मेरा अपना अंदाजा है कि शायद उस ऑपरेशन की नौबत ना आए, जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पे अभी जो नई प्लानिंग वगैरह की जा रही है उससे उम्मीद तो है कि ये लोग जो है ये काबू आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर फेंसिंग वगैरह भी जल्दी मुकम्मल करनी होगी हमें ईरान के साथ, क्योंकि ईरान बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है जी। और मकसद ये है कि काफी सारे मैयर्स हैं जो कि हुकूमत प्लान कर रही है बिल्कुल, यहाँ प्लान लेने के ये लिए। किए जाने चाहिए। हम तो जब इस पे लगता है कि मजीद उस बात वजह करते हैं, से
मैं आर्मी चीफ के बयान के हवाले से भी चाहूँगा आपसे वो बात की जाए, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं और साथ ही वज़ीर आज़म का दौरा चीन है जो बहुत अहम है और दौरा भी बड़ा है, तकरीबन 4 दिन का। तो इसमें जमील अहमद खान साहब, सर सफारती सतह पर एक जानिब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह जितना मजबूत मुआशी तौर पर कोई मुल्क होता है उसी तरह से उसकी आवाज़ भी ज़्यादा बेहतर होती है। मुआशी तौर पर सबसे मजबूती जो हमें चीज़ नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, वो है इस वक्त सी पैक का फ़ाल होना, जल्द से जल्द उसका मुकम्मल होना और इस कॉरिडोर को चलाया जाना। तो पाकिस्तान की जो कोशिश है, चाइना की ये ख्वाहिश है, बल्कि अव्वलीन का मामला है, इस पर जिस किस्म की रुकावटें चल रही हैं आलमी ताकतों के तौर पर, अब हमें क्या करना है? सी पैक को महफूज बनाना है, ख़ास तौर पर कैसे? नहीं, सी पैक पे तो महफूज हमें जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन दुनिया की जा रही है और ख़ास तौर पे जो इस खिते में इलाकाई जियो पोलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, उससे तो महसूस होता है कि सी पैक की जो भी कोशिश काविश पाकिस्तान कर रहा है वो न सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बल्कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट भी आती नज़र आ रही है और सी पैक की तकमील भी होती नज़र आ रही है। इसके बावजूद कि अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना की कंटेनमेंट को एक कलीदी हैसियत दी हुई है, बल्कि उनकी फॉरेन ऑफिस की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है। उस कंटेनमेंट में ओकास भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का जो एक अस्करी मुआहदा है उसमें क्वाड्स भी आ जाता है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान भी आ जाता है, जो कि वो कहते हैं कि माशी मुआहदा है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली उनको तक़वियत मिलती है उनके अस्करी मुआहदों को भी। तो वो अगर इन दोनों को आप देखें, और अमेरिका ने जो बबांगे दरा एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा हुआ है कि कंटेनमेंट पॉलिसी को हम इसकी हमारी पूरी काविश कोशिश होगी और हमारी पूरी ताकत होगी कि हम कंटेन करें चाइना को। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी मिला लिया, अपने तमाम एलाइज को भी मिला लिया है। तो जब ये सूरत हाल है तो सी पैक चाइना के लिए भी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन गई है उसकी। वो क्यों? चाइना की तकरीबन 1600 किलोमीटर की मुसाफियत तय करता है जहाज पानी का और वो पहुंचता है चाइना में गल्फ कंट्री से और इस इलाके से, इंडियन ओशन से होता हुआ, मलाका, स्टेट ऑफ मलाका से होता हुआ। और सी पैक जो कि फ्लैगशिप पोर्शन है BRI का, बेल्ट एंड रोड का चाइना के, उसका जो सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक सेगमेंट मैंने जिस बताया, जब वो मुकम्मल हो जाता है तो चाइना को जो वल्नरेबिलिटी है, जो खतरात हैं कि जब उसकी माल बर्दारी को जब चाहे अमेरिका, और ख़ास तौर पे जब उसने न्यूक्लियराइज कर दिया है इंडियन ओशन को सबमरीन के ज़रिए, तो जब चाहे अमेरिका उसको गर्दन दबोचने की कोशिश कर सकता है चाइना की। तो उसके मद्देनजर रखते हुए चाइना के लिए अब इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। सी पैक की जो इक़्तिसादी मामलात हैं वो तो ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन सी पैक के इक़्तिसादी मामले से उनकी पूरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी जुड़ी हुई है चाइना की। उनका तेल रुक गया तो उनकी सांस बंद हो जाएगी, 80% उनका तेल इधर से जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखें, 16,000 किलोमीटर को 2.5 महीनों में बहरी जहाज सफ़र करता है माल बर्दारी के लिए, उसकी स्पीड कम होती है और रोड की ज़मीनी फासला रह जाता है सिर्फ 5,000 सी पैक के। अगर इस KKH को रोड के देखें आप, तो उस 5,000 का 7 दिन में वो वहां पहुंच जाते हैं। पाइपलाइन जब ऑयल की बिछ गई तो पाइप वो समुद्र से पंप करेंगे, गवादर से अपने मुल्क पहुंचा देंगे। रेलवे M1 बन रही है, रेलवे से उनकी, तो ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं? अमेरिका चाहता है कि जो अगले 5 साल में इन तमाम चीजों की जो तकमील हो, उससे पहले जितनी गुजंद पहुंचा सकता है, जितना सी पैक को के लिए तबाही बर्बादी ला सकता है, वो तो कोशिश करेगा। और इसी का शाखसाना है जो कि अभी बलूचिस्तान का आप जिक्र कर रही हैं, या TTP मुतारिक हो गई है या IS मुतारिक हो गई है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंटीरियर कह रहे हैं, और जिनके ताने बाने अब उनके मिल रहे हैं BLA से भी, ये सारे मिल गए हैं। तो जाहिर है इनके हैंडलर तो बैठे हुए हैं जिनका सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान के खिलाफ है रॉ का, चाहे उनकी जो अफगानिस्तान से अब उनके काउंसलेट डिसमेंटल हो गए हैं, लेकिन उनके जो NDF के लोग वहाँ मौजूद हैं, बाकी उनके ऑपरेटर्स मौजूद हैं, बाकी उनके एजेंट्स
वहाँ मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और पैसे इतने जब वो खर्च कर रहे हैं तो हमें यकीनन इस किस्म की तवक्कुआत दुश्मनों से तो करनी चाहिए। तो वो हो रहा है। अब रहा सवाल कि हमारी अफवाज, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि उसको हम थिन आउट नहीं करना चाहते हैं, उनको इतने झमेलों में नहीं डालना चाहते हैं कि उनके बहुत जो असली मकासद हैं, कभी अगर वो वक्त पड़ता है तो से पैदा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इस पे थोड़ी सी और बात ये की जाए। एक तरफ कि ये वाकई कंप्लीट, और इस जानिब जो आगे बढ़ रहे हैं हम सी पैक में, इसमें अब फ़ायदे और जो हमारे पास प्रेशर हैं, एक तो चाइना के हवाले से उन्होंने कंटेन करना है, हमारे ऊपर जो बाकी ममालिक की जिनकी आप बात करें वो प्रेशर है, उन प्रेशर्स का भी हैंडल किया जाना बड़ा एक ज़रूरी है। लेकिन जो आप बात करेंगे, सारी तरफ जो हैंडलर हैं वो हैंडलर बैठे हुए हैं इंडिया में, जिसकी जनरल साहब भी बात करें, और इंडिया ने एक नहीं 20 महाज खोल रखे हैं, अपने अंदर भी अपने बाहर भी। और अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करते तो वहाँ भी एक तो अब हुर्रियत की जो एक पूरी तहरीक है वो बड़ी कामयाबी से जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है वो, जैसे कि 5 फरवरी कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। शेख अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। ये एक तो यकजहती कश्मीर है, हर दिन ही जदोजहद आज़ादी का दिन है कश्मीरियों के लिए, और हर दिन ही हमारी जानिब से उनके लिए यकजहती और भरपूर साथ का और उनकी हुर्रियत के निशान के साथ खड़े होने का दिन है। लेकिन अगर हम पिछले तकरीबन को 2.5-3 साल से बात करते हैं, वो बड़े एक मुश्किल वक्त में गुजर रही है कश्मीरियों की। एक तो जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अब लेजिस्लेशन की जो असम्बली आपकी, उसके अंदर भी चेंजिंग सारी के सारी वो लाने की कोशिश हो रही है जम्मू के अंदर। तो अब किस तरह से इसको काउंटर किया जाएगा जो भारत के अज़ाइम हैं? यकजहती के लिए यौम कश्मीर मनाती है। एक बात तो ये, अब आप देख लीजिए, जो भी आप बात भी कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, तो ये जो 2-2.5 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, जब 5 अगस्त 2019 में 19 को भारत ने अपने ही आईन को भी वायलेट किया और 370 आर्टिकल और 35 को एडवोकेट किया, और उसके बाद जो है मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर जो हो रहा था, उसमें दुगना इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ आप अगर हम देखेंगे, जो हमारी कायदीन जो है इस वक्त जेलों में है, मसरत आलम भट्ट साहब जो कि चेयरमैन है जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, यानी 37 दफा उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, और जैसे वो रिलीज होते या क्वाश होते फिर उनको वो ये लगता है। इसी तरह जो बाकी कायदीन है, असल में कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ जो है ये लाज़मी मज़लूम है, हम समझते हैं, और जो पाकिस्तान और कश्मीरियों की दिल की धड़कनें जो एक साथ धड़कती है। अब भारत की असल में फ्रस्ट्रेशन क्या है? भारत की असल में फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो बावजूद और उनको ब्लैक लॉज के बावजूद और मॉलिफिकेशन को जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने के बावजूद, और NIA जो है बदनाम जमाना, इसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको भी इसने जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। यानी इन सब तमाम तर जुल्म के बावजूद वो वहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। आप देख लीजिए 5 फरवरी है पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, लेकिन इससे कबल आप देखिए मकबूजा कश्मीर में जो है कायद आज़म हज़रत अली मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें अवेजान है, वज़ीर आज़म साहब की तस्वीरें अवेजान है, इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की तस्वीरें अवेजान है वहाँ पे जगह जगह पे। यानी ये भारत की असल में फ्रस्ट्रेशन है। अब भारत क्या चाहता है? वो पेड़ बदल से, क्योंकि इतना जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, तो भारत क्या चाहता है? फिर वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, इसका बैक पे कौन है? अल्लाह के बाद अगर कोई वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से उसने इतना मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया था पहले से आज तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोपेगेंडा उसका था वो अब लोगों को और आलमी दुनिया को अब आजगार होने लगा है। इस इन्फो लैब जो इनकी है, जो एक प्रोपेगेंडा की मशीन थी, वो सामने आई है। तो इसीलिए जो है तो जो इसकी फ्रस्ट्रेशन है, यानी भारत के तमाम तर मुजालिम के बावजूद न तो वो कश्मीरियों से तहरीक आजादी नारा को यानी खत्म कर सके और न तो लगाओ कश्मीरियों की, जो कि भारत की असल फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।